टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 एससीईआरटी के महत्वपूर्ण अध्याय 1 से शुरू कर रहे हैं और 1 से लेकर 18 तक जो टोटल अध्याय है हम उसको वन बाय वन देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कहाँ हैं? आज हम लोग क्लास 7 के साइंस को देख रहे हैं। क्लास 7 के साइंस को देख रहे हैं और चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे इसकी। आज हम लोग चैप्टर 1 एंड 2 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है? सत्य है अथवा असत्य है। सबसे पहला कह रहा है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है। मतलब क्या है कि हमें जो जल के भूमि भौम जल स्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है तो सबसे ज्यादा किससे होती है? तो वर्षा से होती है। तो सही बात भी है कि वर्षा क्या है? जल का चरम स्रोत है। इसी से क्या था, भूमि की जो स्तर है, भौम जल स्तर, वो बढ़ता रहता है। अगर बारिश नहीं हो तो सुखाड़ हो जाएगा, फिर फसल नहीं होंगे। तो वर्षा जो है वो जल का क्या है? चरम स्रोत है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो हम इसको लिखेंगे असत्य। ये तो आपका सत्य हो गया, लेकिन ये असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ हम लोग सिंचाई के लिए सिर्फ नदी के जल पे ही डिपेंड नहीं करते हैं। हमारा 60% खेती जो है वो वर्षा आधारित होता है। फिर हम लोग नलकूपों के द्वारा करते हैं सिंचाई, नदियों के द्वारा, तालाबों के द्वारा सिंचाई करते हैं, ड्रिप सिंचाई करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ही करते हैं। तो जरूरी नहीं है। क्या जल की समस्या का शहर हो या गांव हो, हर जगह जल की समस्या वर्तमान दौर में देखी जा रही है। इसलिए जल की समस्या सिर्फ ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा सत्य सत्य। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक एक प्रश्न आपका काफी महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। भौम जल स्तर क्या है? आप देख रहे हैं ना कि मतलब भूमि का जल। भूमि भौम जल मतलब भूमि का जल। तो भूमि का जल प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? नलकूप का यूज करते हैं, चापाकल का यूज करते हैं, कुआं का यूज करते हैं। जो आप लिख दीजिए इसमें कि भूमि का जल आप कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो नलकूप है, कुआं है, चापाकल है, ये सारा लिख देंगे। फिर जल की 3 अवस्थाएं। तो जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस नहीं लिखेंगे। जैसे जल की 3 अवस्थाएं में हम लोग बर्फ कहते हैं। बर्फ क्या है? जैसे जल एक ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, चाहे बर्फ अवस्था में हो, चाहे आपका द्रव अवस्था में हो, चाहे आपका वाष्प अवस्था में हो। तो ये तीनों क्या है? जल की 3 अवस्थाएं। कौन कौन? बर्फ में भी है, जल में भी है और वाष्प में भी है, मतलब गैसीय अवस्था में भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या गौ को कि भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? तो भूमि, हमने जस्ट कहा कि भूमि की जो जल धारण करने वाली परत वो भौम स्तर। क्या कहते हैं उसको? भौम जल स्तर। क्या कहते हैं उसको? भौम जल स्तर। मतलब भूमि का जल स्तर। भौम जल स्तर मतलब भूमि का जल स्तर। चलिए गौ घ को देखिए, वन शुद्ध करते हैं डैश और डैश को। देखिए ज्यादा वन लगाते हैं तब ना वर्षा होती है। तो इससे क्या मिलता है हमको? आपको लकड़ी भी मिलती है, औषधि भी मिलती है, और शुद्ध भी करती है किसको? तो वायु को भी शुद्ध करती है, वातावरण को भी शुद्ध करती है, मिट्टी को क्या करती है? संरक्षित करती है। मिट्टी को संरक्षित करती है। ये सारा क्या? तो वन से हमें बहुत फायदेमंद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग च वन में छैवान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध बनाती है। किसको बनाती है? मिट्टी को। क्योंकि वो जब क्या हो जाते हैं, जब क्षय हो जाता है पत्ती का, जीव जंतु का, तो एक तरह से वर्मी कंपोस्ट बन जाते हैं, फिर ह्यूमस बन जाता है वो, और मिट्टी के लिए क्या होता है? वो उपजाऊ हो जाता है। चलिए आगे लिखते हैं 6 को, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से। देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप है उसको क्या करता? अपघटन कर देता है, और जब अपघटन कर देता है तो इसे क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है, या इसको ह्यूमस भी बनता है। चूंकि खाली स्थान है तो आप अपने मन से जो सुटेबल हो दे सकते हैं। विकल्प रहता तो हम लोग विकल्प के अनुसार आंसर का चयन करते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए पहले कह रहा है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मतलब भूमि के जल, हम लोग भूमि से जल निकालते हैं, फिर वो कैसे लेवल बन जाता है। तो उसका कारण है कि हम लोग भूमि का प्रयोग, जल का प्रयोग करते हैं, फिर जल भूमि में क्या होता है? वो समाहित होती है। जैसे वर्षा जलवाष्प बन जाती है, जलवाष्प फिर बारिश बनती है, फिर भूमि में आती है, और फिर वो भूमि में क्या होती है? वो समा जाती है। एक चीज याद रखिएगा कि धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जल के रिसने की जो क्रिया होती है उसको अंतः स्यंदन भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, उसको अंतः स्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतः स्यंदन कहते हैं। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमि के अंदर जल का जो रिसाव होता है उसको क्या कहते हैं? अंतः स्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतः स्यंदन कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हो गया हमारा।
क्या देखिए, भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक को समझाइए। मतलब क्या, आजकल देख रहे हैं वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन हो रहा है, भूमि का जो जल स्तर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? वन की कटाई के कारण, जिससे वर्षा कम होता है, मिट्टी अपरदन ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, उद्योग ज्यादा लगने की वजह से क्या होता है, उद्योग जब भी लगता है वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे लगता है, क्योंकि उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पे क्या होता है, प्रदूषित होता है पानी, फिर वहां पे ज्यादा यूज होने की वजह से क्या होता है, पानी वो दोबारा यूज करने लायक नहीं बचता है। फिर साथ तालाब जितने भी थे, हम लोग क्या क्या किया, तालाब जितने थे, गड्ढे जितने थे, सबको मिट्टी भर के वहां पे उपजाऊ मिट्टी के लिए हम लोग खेती करना आरंभ कर दिए। फिर वहां से भी जल स्तर घटना शुरू हो गया। इसलिए हमको क्या हो गया, यहाँ से हम लोग जल स्तर कम होना शुरू हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, बगीचे लगाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई यंत्र का प्रयोग करेंगे। क्या हो, उसमें पानी की क्षति कम होती है, पौधों के जड़ों में हम लोग पानी डालते हैं, इससे क्या होता है, यत्र तत्र पानी जो है वो बर्बाद नहीं होता है। साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग, एक क्यारी में बनाते हैं, लंबी क्यारी बनाते हैं, और फिर ढलान बनाते हैं, ताकि क्या हो, यहाँ पानी डालें तो वो रिस रिस कर हर पौधों को पानी मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप सिंचाई करेंगे, क्यारी बनाएंगे, ढलान वाली भूमि पर खेती करेंगे। ये सारा हम लोग ऑप्शन उठलाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 6 को देखिए। 6 कह रहा, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। तो वन से प्राप्त होने के लिए बहुत सारा प्राप्त होता है, जैसे आपका वन से क्या है, औषधि भी मिलता है, लकड़ी मिलता है, वन से आपको ऑक्सीजन मिलता है, वन से आपका रबर मिलता है, गोंद मिलता है, लाह मिलता है, शहद मिलता है, औषधि मिलता है। साथ ही साथ क्या हो जाता है, वन के कारण भूमि का जल स्तर भी बढ़ता है। सातों पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न क्या करा, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। देखिए, वन का एक एक चीज आपके लिए क्या है, वो उपयोगी होता है। कैसे उपयोगी होता है, सबसे पहले छोटा पौधा है तो वो भी क्या होता है, उसको खाने में जीव जंतु यूज करते हैं। फिर उससे छोटा सा बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, वो भी उपयोगी होता है, फल लगते हैं, वो भी उपयोगी होता है। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। उससे लकड़ियां मिलती है, जलावन जो सूख जाती है, और जब वो गल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं अपघटन बन जाते हैं वो, फिर भी वो क्या बनती है, कंपोस्ट बन जाती है, खाद के रूप में हुमस बन जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए क्या है कि पौधे जो होते हैं वो कुछ हमेशा उसका कुछ व्यर्थ नहीं होता है, वो लाभदायक ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है, अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक होते। अपघटक, सबसे पहले जान लीजिए अपघटन किसको कहते हैं। अपघटन है ना, जो सूक्ष्म जीव है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो जैसे मान चलिए कि जीव जंतु हैं जो मर गए हैं, पेड़ पौधे हैं जो सड़ गए हैं, वो जीव जंतु क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, अपघटन। जैसे मान चलिए उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते, कहते हैं ना कि जीव जंतु कीड़ा लग गया, वो धीरे 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 क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, और फिर उसको अपघटित करके क्या बना देते हैं, उसको ह्यूमस बना देते हैं, कंपोस्ट बना देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपघटन की क्रिया। और ये अपघटन की क्रिया जो करते हैं उसको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं उसको, अपघटक कहते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि छोटे छोटे जीव, जो जीव जंतु या पेड़ पौधों को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ये क्या करता है, पौधों के पोषण में सहायक होता है, नए पादपों के जन्म में मदद करता है, जीवों में वृद्धि को करता है। ये सारा पॉइंट सब्जेक्टिव के रूप में है, लेकिन हम लोग समझने के लिए एक एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे। चलिए 9वां को देखिए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे, एक चीज मैं फिर से आपको बतला दूं, कि पेड़ पौधे हो चाहे मानव जंतु हो, ठीक है, वो सांस लेने में कौन सा ग्रहण लगते हैं, कौन सा, तो सांस लेने में वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये फिर बैलेंस कैसे बनता है, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं पौधे, जब भोजन बनाते हैं तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तब फिर जाके वो बैलेंस बनता है। तो फिर मानव क्या होता है, ऑक्सीजन सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में पौधे लेते हैं, भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात में पौधे भी और मानव भी ऑक्सीजन ही सांस लेने में लेते हैं। तो इसको भी याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है, और लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो जो भी साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो बैच से जरूर जुड़ जाइए, नामांकन ले लीजिए। अभी आपको विशेष ऑफर के तहत नामांकन चल रहा है, एग्जाम तक के लिए आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, बस न्यूनतम फीस के साथ। चलिए, तो जो भी साथी, स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है, उस स्क्रीन के नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। चलिए साथ ही साथ अगर आप लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग चले जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टारगेट योर गोल। क्या डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट योर
कोल, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 प्रश्न जंतुओं में पोषण, चैप्टर 2 को देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हमारा कि खाली स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। क्या है ये? यकृत। याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। दूसरा कह रहा है मनुष्य में भोजन का पाचन डैश से शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? हम लोग पहले क्या डालते हैं, याद रखिएगा, मैं प्रोसेस बतला रहा हूँ कि पहले भोजन को हम लोग मुख में लेते हैं, जिसको कहते हैं मुख नासिका। फिर मुंह से क्या होता है आपका, चला जाता है यहाँ ग्रसिका नली में, इसको क्या कहते हैं? मुंह गुहिका के बाद जाता है ग्रसिका नली में, इसको कहते हैं ग्रसिका नली, जिससे यहाँ से भोजन उतरता है। और फिर ग्रसा नली के बाद कहाँ चला जाता है? वो अमाशय में चला जाता है। फिर अमाशय से भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। और पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में ही होती है। और फिर वहां से चली जाती है कहाँ? बड़ी आंत में। और फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं? मल द्वार में चला जाता है, मल त्याग करते हैं हम लोग। चलिए ये याद रखेंगे, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। और कहाँ पूरा होता है? तो मल द्वार लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक प्रश्न को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश क्रिया करते हैं का स्राव होता है जो भोजन को, ये क्रिया नहीं, चलिए यहाँ पे लिखेंगे श्लेष्मक। ये क्या है? एक तरह से एंजाइम है जो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और श्लेष्मक का क्या होता है? वहां पे श्लेष्मक का स्राव होता है। क्या होता है यहाँ पे? श्लेष्मक का स्राव होता है, जो क्या करता है? जो भोजन का पाचन करते हैं, जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मक याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश 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 है। तो पोषण का मुख्य चरण हमने जस्ट कहा, पहले हम लोग भोजन करते कहाँ से? तो मुख गुहिका से। मुख गुहिका के बाद जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद जाता है अमाशय में, अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में। तो इसे इस तरह से याद रखेंगे, भोजन का पाचन हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या ई से देखते हैं। फिर प्रश्न संख्या ई, ये क्या कह रहा है आपका कि अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा, पादाब की सहायता से। याद रखिएगा, अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो वो इस तरह का होता है। भोजन क्या करता है? इस भोजन को इसमें क्या करता है? दबोच लेता है, और दबोच करके इसको ऐसे बंद कर लेता है, ऐसे बंद कर लेता है। उसके अंदर होता है रसधानी, और उस रसधानी के द्वारा एंजाइम जो होता है उस भोजन को क्या करता है? गला देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अंदर ही खत्म कर देता है। तो याद रखिएगा, पादाब की सहायता से लेता है, जो खाद्यदानी भी पाया जाता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही और गलत का चिन्ह लगाना है। कुतरने में एक करने वाला दांत, कुतरने में कौन सा दांत? तक कृंतक। कृंतक क्या है? कुतरने में। और यही रहता कि फाड़ने में, तो फाड़ने में रदनक, पीसने चबाने में चवर्णक और चवर्णक की भूमिका होती है, याद रखेंगे। चलिए बी को देखिए, लार मंद स्टार्च को बदलता है। तो किसमें बदलता है वो? तो ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है वो? तो ग्लूकोज में बदल देता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी हमारा, पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या डी, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन, चलिए यहां से देखते हैं फिर हम लोग। चलिए कहाँ थे हम लोग? जल का और नीचे जाएगा, ऊपर चले गए हम लोग। चलिए यहां से हम लोग, वसा का, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? सबसे पहले तो मैंने कहा पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। लेकिन वसा की पाचन की बात करें तो वो कहाँ होती है? वसा की पाचन कहाँ होती है? पाचन की क्रिया कहाँ होगी? छोटी आंत में। कहाँ होगी? छोटी आंत में होगी। उसको अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होती है। कहाँ होती है? बड़ी आंत में होती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, सत्य और असत पे टिक लगाना है। सत्य और असत को देखिए, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। ये हमने पहले भी कहा था, क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मक का स्राव होता है। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है। तो पित्त रस से प्रोटीन का पाचन नहीं होता, क्या? पित्ताशय, पित्त रस से क्या? पित्ताशय निकलता है, तो प्रोटीन नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? असत्य कहेंगे। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। तो मुख से प्रोटीन का पाचन क्या होता है? मुख से प्रारंभ नहीं होता। कहां से होता है? प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत से शुरू होता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? असत्य लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे।
चलिए, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। सही बात है, जुगाली करने वाले जितने होते हैं उसमें क्या था, रूमेन पाया जाता है। रूमेन क्या होता है, रूमेन पाया जाता है, जहां वो भोजन को संग्रह करते हैं और फिर बाद में रूमेन से निकालकर भोजन का पाचन करते हैं। तो इसको याद रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 5वां। छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है। तो छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित नहीं होता, वो कहां से स्रावित होता है, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, एक एक पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे की कड़ी में देखते हैं। आगे की कड़ी में प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। चलिए बस प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या करा, मिलान करने वाला है ना। मिलान कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पितरस और लार। कार्बोहाइड्रेट कहाँ चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में चला जाएगा शर्करा में। कहाँ चला जाएगा, ये शर्करा में। फिर आ गया प्रोटीन, तो प्रोटीन कहाँ है, एमिनो अम्ल में है। वसा कहाँ चला जाएगा, तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में चला जाएगा। पितरस में क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा। और लार ग्रंथि लार में चला जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग मिलान भी कर लिए हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। तो जो भी साथी सक्षमता बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़ जाइए। स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अभी आपको ऑनलाइन क्लास, टेस्ट सीरीज, सारा पीडीएफ मटेरियल वो सब मिल रहा है आप लोगों को। चलिए, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। सबसे पहला, भोजन का चबाना। तो भोजन का चबाना कहाँ से शुरू होता है, भोजन का चबाना कहाँ से शुरू होता है, हम लोग तो मुंह से करते हैं। भोजन का चबाना कहाँ से, मुख से। तो लिख देंगे यहाँ मुख गुहिका। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुख गुहिका। चलिए दूसरा क्या है, जीवाणु नष्ट होना। जीवाणु नष्ट कहाँ से होता है, तो अमाशय में होता है। कहाँ होता है, अमाशय में। एक चीज याद रखिएगा, अमाशय में क्या होता है, नमका अम्ल होता है। क्या होता है, नमका अम्ल होता है। ये क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। ये प्रश्न पूछता भी है कि नमका अम्ल क्या है, ये रस है। ये क्या है, रस है। कहाँ से, अमाशय में रहता है, जो जीवाणु को नष्ट करता है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, मतलब हम जो खाते हैं पीते हैं उसका कहाँ होता है, वो अवशोषण कहाँ होता है, वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, वो छोटी आंत में। क्रिया कहाँ होती है, वो छोटी आंत में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल का निकास क्या हो जाएगा, ये मल द्वार। क्या हो जाएगा, ये मल द्वार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या होता है, इनामेल होता है। क्या होता है, वो इनामेल होता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कठोरतम पाया जाता है, वो कहाँ है, इनामेल है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं रसांगुल। क्या कहते हैं उसको, रसांगुल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रसांगुल। मतलब क्या है, रसांगुल उंगली की तरह रहता है, एकदम निकला हुआ। भोजन को क्या करता है, छोटा छोटा भाग में काटता भी है और उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन का अवशोषण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रसांगुल कहते हैं। चलिए तीसरा को देखिए, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन करने का स्थान क्या होता है, तो रूमेन होता है। जस्ट हमने कहा इसका क्या हो जाएगा, रूमेन। क्या होता है, रूमेन होता है। इसी में भोजन जमा हो जाता है, बाद में पाचन की क्रिया होती है। चलिए चौथा को देखिए, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान क्या होता है, तो खाद्यदानी। हमें जस्ट कहा था हमने, खाद्यदानी। याद रखेंगे, खाद्यदानी पादाप की सहायता से भोजन करता है और वो खाद्यदानी में जाके जमा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, सवांगीकरण। क्या कहते हैं, सवांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सवांगीकरण। याद रखें, क्या कहते हैं उसको, सवांगीकरण कहते हैं। तो अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कारण बताइए। प्रश्न संख्या 7, कारण बताइए। क्या कर रहा है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य में रूमेन नहीं पाया जाता है। क्योंकि भोजन का वो संग्रह नहीं कर सकता है, अब पेट में जाके फिर बाहर निकाल लेगा, तो रूमेन नहीं पाया जाता है, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है। अमीबा की खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा की खाद्यदानी में होता है, अमीबा पादाप की सहायता से भोजन ग्रहण करता है और खाद्यदानी में हमने कहा था ना कि खाद्यदानी जो होता है उसमें भोजन चला जाता है, फिर वहां से उसको गला के और उसका पाचन कर लेता है। वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। क्यों, कहने का मतलब है हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कभी सड़क जाते हैं, ऊपर चला जाता है, वो क्या है, वही है आपका वायु नली। वही क्या आपका वायु नली। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं तो ऊपर जो वायु नली है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और भोजन नीचे चला जाता है। यही कभी कभी होता है कि सांस लेने की क्रिया में, हिचकी क्रिया में जब भोजन ऊपर चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सरक जाना, जो ऊपर भी दाना चला जाता है भोजन का। चलिए आगे देखते हैं 8वां, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं,
पाचन में उनकी क्या भूमिका है। तो छोटी आंत में मैंने कहा कि पाचन की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में ही होती है, और वहां से अग्नाशय ग्रंथियां होती है, वहां से पित्ताशय पितरस का भी स्राव होता है। ये सारा चीज याद रखेंगे। पितरस क्या करती है, वसा का पाचन करती है, और फिर सारा पाचन की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि अमीबा में भोजन की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। मानव क्या है, बहुकोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और मानव क्या है, बहुकोशिकीय जीव। अमीबा में क्या होता है, पादाप की सहायता से भोजन करता है। मानव क्या है, मुख गुहिका से भोजन करता है। उसका मनुष्य का पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन अमीबा का पाचन कहाँ होता है, खाद्यान्नी में होता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्यों को लिखे। तो दांत में आप लोग जानते हैं कौन कौन होता है, एक कृंतक होता है, एक रदनक होता है, एक अग्र चवर्णक होता है, एक अग्र चवर्णक होता है, और एक चवर्णक होता है। क्या होता है, एक चवर्णक होता है। तो ये चारों पॉइंट को याद रखेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कृंतक का क्या काम है, तो काटना। रदनक का क्या काम है, तो भोजन को फाड़ना। इसका कौन सा काम है, तो चबाना प्लस पीसना। चबाना और पीसना। इससे भी अगर बच जाता है तो उसको चबाना पीसना का काम कौन करता है, ये इसको और छोटा छोटा टुकड़ा में काट देता है, कौन, चवर्णक। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाए। तो पाचन का नामांकित चित्र तो बनेगा ही, लेकिन आपको मेनली जो याद रखना है, इसमें चित्र आप लोग बनाते रहिए, चित्र तो पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, ग्रसिका नली से होते हुए अमाशय में जाता है, फिर वहां से छोटी आंत में जाता है, फिर वहां से बड़ी आंत में जाता है। तो इस प्रोसेस को याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे जो अगले चैप्टर को देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।